अब के बरस दस्तूरे सितम में क्या क्या बाब इजाद हुए। जो कातिल थे मकतूल हुए, जो सैद थे अब सयाद हुए। एक गुल के मुरझाने पर क्या गुलशन में कोहराम मचा। एक चेहरा कुम्हला जाने से कितने दिल नाशाद हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। फैज अहमद फैज की ये गजल भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में समान अधिकार के साथ गाई जाती है, सुनी जाती है। फैज साहब पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी क्रांतिकारी रचनाएं भारत की आज़ादी से लेकर पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित हुई। याद कीजिए इकबाल बानो की गाई और फैज साहब की ही लिखी वो नज्म, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है। इकबाल बानो भारत में पैदा हुई और पाकिस्तान में जीवन यापन किया। न जाने कितने ऐसे नामचीन लोग हैं जो दोनों मुल्कों से आजीवन ताल्लुकात रखते रहे और अमन चाहते रहे। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे में रचे बसे हैं और दोनों की साझी विरासत है, लेकिन मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिशें भी होती रही हैं। हिंदुस्तान को मजहब के नाम पर ही याद कीजिए कि अंग्रेजों ने दो टुकड़ों में बांटा था और तब से अब तक दोनों तरफ से नफरतों की सियासत का खेल जारी है। तो आज हमारा घूमता हुआ आईना भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों में सिकती सियासी रोटी और पिसते आवाम को और नजदीक से समझने में मदद करेगा। हम थोड़ा पीछे चलें और आईने से पाकिस्तान को देखने की कोशिश करें तो हमें पाकिस्तान के रूप में भारत का दुश्मन नजर आएगा। वो दुश्मन जो दहशतगर्दों को अपने यहां पनाह देता है, जो हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए रोज नई नई साजिशें रचता है, जो रात के अंधेरे में सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करता है, जो नकली नोटों को भारत में खपाता है, जो 26/11 उड़ी पठानकोट पुलवामा को अंजाम देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इस कदर तल्ख हो चुके हैं कि एक बार फिर आर पार करने की बातें होने लगी। गनीमत यह है कि लड़ाई के लिए उकसाने की सारी कोशिशों के बावजूद शांति की पहल की जीत हुई है। गौरतलब बात यह भी है कि इस बार शांति की पहल पाकिस्तान की ओर से हुई है, जबकि अब तक पाकिस्तान पर ही आरोप लगते थे कि वो उकसाने वाली हरकतें करता है। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 से ही सीज फायर लागू है, लेकिन पाकिस्तान बार बार उसका उल्लंघन करता रहा है। आइए जरा समझें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा सीज फायर कब और कैसे लागू हुआ। वर्ष 1989 से कश्मीर घाटी के हालात बिगड़ने लगे थे और एलओसी पर तब से ही स्थिति तनावपूर्ण होने लगी थी। कारगिल के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो चुके थे और फिर 2001 में संसद पर हमले के बाद ये तनाव चरम पर पहुंच गया था। लगभग एक हफ्ते तक भारत और पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स की बैठक के बाद 25 नवंबर 2003 मंगलवार के दिन सीज फायर की घोषणा की गई। 450 मील लंबी एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर और सियाचिन ग्लेशियर पर सीज फायर समझौता लागू हुआ। इस समझौते से 2 दिन पहले पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने ईद के मौके पर युद्ध विराम की पेशकश की थी। युद्ध विराम के बाद ईद की मिठाइयां भी बांटी गई थीं। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात को जोर देकर कहा गया था कि सीज फायर की सफलता पाकिस्तान पर निर्भर करती है। पाकिस्तान को आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल होने और इंडियन आर्मी ट्रुप्स और नागरिकों पर हमला करने से रोकना होगा। उधर विशेषज्ञों का कहना था कि यह समझौता दोनों देशों के बीच काफी अहम है, क्योंकि पहला मौका है जब दोनों देशों ने शांति की पेशकश को ठुकराने के बजाय इसे अपनाया है। तत्कालीन सरकार ने तो अपनी ओर से साफ कर दिया था कि सीज फायर की सफलता पाकिस्तान पर निर्भर करेगी, लेकिन पाकिस्तान इस भरोसे को बनाए रखने में नाकाम साबित हुआ और उसकी ओर से बीते 16 सालों में लगातार सीज फायर टूटता रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के मुताबिक सरहद पर सीज फायर लागू है, लेकिन पाकिस्तान इसका लगातार उल्लंघन करता आया है। खासकर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद इन घटनाओं में ज्यादा इजाफा हुआ है। 2014 में पाकिस्तान ने 583 बार इसे तोड़ा, 2015 में 405, 2016 में 449 और 2017 में 971 बार सीज फायर तोड़ा गया। 2018 में तो ये रिकॉर्ड ही बन गया, क्योंकि पिछले 15 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा 1432 बार सीज फायर इसी साल तोड़ा गया। अभी पुलवामा के बाद से हालात और नाजुक हैं। ऐसे में पिछले एक हफ्ते में ही पाकिस्तान ने कम से कम 60 बार संघर्ष विराम तोड़ा है। बेशक पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बार बार भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों पर पानी फेरा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ही पहले शांति की अपील की और बातचीत की पहल भी की। खासकर वायुसेना के विंग कमांडर
एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी कर अपने संदेश को अमलीजामा पहना दिया। लेकिन इधर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस पर भी सियासी लाभ लेने में जुटे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलवामा के बाद से उनकी 56 इंच की छाती और चौड़ी हो गई है। 14 फरवरी के बाद से जिस तरह मोदी जी अपनी रैलियों और सभाओं में पुलवामा की घटना और बालाकोट एयर स्ट्राइक को भुना रहे हैं, उससे लगता है कि सरहद पर मौजूदा तनाव भी उनके लिए सियासी मुद्दा है। जरा गौर कीजिए, 14 फरवरी की शाम जब पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमले की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, तब मोदी जी फोन से रैली को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद 15 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के झांसी में 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 16 फरवरी को सर्वदलीय बैठक में न आकर महाराष्ट्र के यवतमाल और धुले में रैलियों को संबोधित किया। वहां भाषण में कहा कि हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि हर आंसू का जवाब लिया जाएगा। 17 फरवरी को झारखंड और बिहार में उन्होंने कई करोड़ की परियोजनाएं शुरू की और अपने भाषणों में पुलवामा को बखूबी भुनाया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद तो मोदी जी के भाषणों में वीर रस कुछ ज्यादा ही टपकने लगा। राजस्थान के चूरू से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक हर जगह उन्होंने जनता को यही बताया कि कैसे उनकी सरकार ने पाकिस्तान को मजा चखाया और ये तो अभी शुरुआत है। इधर भारत में चुनावी रैलियों के बीच मोदी जी दक्षिण कोरिया से शांति पुरस्कार भी लेकर लौट गए, लेकिन उनके भाषणों में शांति की कोशिशें कहीं नहीं दिखीं। जब पाकिस्तान के पीएम विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेजने का फैसला सुना रहे थे, तब मोदी जी निहायत निचले स्तर की राजनीति कर रहे थे। उन्होंने वायुसेना के पायलट के बहाने जो लफ्फाजी की, आइए सबसे पहले उसे सुन लें। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। तो आपने सुना कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक गंभीर मुद्दे पर भी शब्दों के खिलवाड़ से राजनीति करने की कोशिश की। जब विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की घोषणा से देश में राहत की सांस ली जा रही थी और शांति के पैरोकारों का भरोसा और बढ़ गया था कि अब लड़ाई नहीं होगी, तब मोदी जी का यह कहना कि अभी तो पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, यही बताता है कि वे जंग के लिए उकसाने की बात कर रहे हैं ताकि इसका चुनावी लाभ मिल सके। वैसे पिछले 5 सालों से भाजपा की रणनीति ऐसी ही रही है। आइए जरा देखें। राजस्थान के चूरू में जब पीएम मोदी रैली कर रहे थे तो पीछे मंच पर पुलवामा के शहीदों की तस्वीरें लगी थीं। शहादत पर सियासत का ये भाजपाई तरीका है। मोदी जी ने मुट्ठियां लहराते हुए मंच से कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो सवाल ये है कि देश की सुरक्षा मोदी जी ने की या हमारे जवानों ने की? गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने 5 फरवरी 2019 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया था कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में 1708 आतंकी हमले हुए हैं और इन्हीं 5 सालों में 400 से अधिक जवान मारे गए। अगर देश वाकई सुरक्षित हाथों में होता तो क्या इतने आतंकी हमले होते और क्या इतने जवानों को कुर्बानी देनी पड़ती? दरअसल भाजपा के लिए हिंदुत्व, देशभक्ति और बहादुरी सब समानार्थी शब्द हैं। इसमें आप मोदी भक्ति भी जोड़ सकते हैं। और अगर आप मोदी जी के खिलाफ या हिंदुत्व के नाम पर हो रही कट्टरता के खिलाफ बोलते हैं तो आप कायर कहलाते हैं और उससे भी बढ़कर देशद्रोही कहलाते हैं। भाजपा की इस सोच में अब मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी साथ आ चुका है। इसीलिए पुलवामा के बाद से लगातार लड़ाई के लिए उकसाने वाली बातें और बहसें होती रहीं। राम मंदिर, रफाल, किसान आंदोलन, बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसी तमाम खबरें अब टीवी चैनलों से गायब हैं और केवल पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसी सुर्खियां नजर आ रही हैं। मोदी सरकार भी यही चाहती है। पिछले 5 सालों में भाजपा ने राष्ट्रभक्ति को खूब भुनाया। यूनिवर्सिटियों में 207 फीट ऊंचे खंबे पर राष्ट्रीय झंडा लहराने का आदेश देना, जेएनयू में टैंक खड़ा करने की बात करना, तिरंगा यात्रा निकालना और भारत माता की जय के नारे लगाना, सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बताना, ऐसे तमाम हथकंडे भाजपा सरकार में आजमाए गए। मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इसमें उसका खूब साथ दिया। इस तथाकथित देशभक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल सब गायब हो गए। यहाँ तक कि जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की कैद में थे तब मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में व्यस्त थे। उन्होंने इस नाजुक समय में देश को संबोधित करने की जगह चुनावी तैयारियों के लिए वक्त दिया और तब भी उनसे मीडिया ने सवाल नहीं किया।
यूं तो पिछले 5 सालों में भारतीय मीडिया के बदलते चरित्र पर कई सवाल उठे हैं। पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग खुद को राष्ट्रवादी घोषित कर पूरी तरह मोदी सरकार के प्रचार में लग गया और जो गिने चुने पत्रकार सवाल उठाते रहे उनकी नीयत पर उंगलियां उठने लगीं। लेकिन पुलवामा के बाद से तो मीडिया का पतन और साफ नजर आने लगा है। पिछले 5 साल में भारत में केवल राजनीतिक माहौल ही नहीं बदला, मीडिया भी बदल गया है। भाजपा और दक्षिणपंथी ताकतों ने राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसा उन्माद पैदा किया है कि सवाल करना, तर्क और तथ्यों की बात करना, मानवाधिकार के लिए आवाज उठाना या कश्मीरी नौजवानों की बात करना देशद्रोह बन गया है। जो ऐसा करता है उसे पाकिस्तान जाने की सलाह दी जाती है। पुलवामा के बाद से राष्ट्रभक्ति का ये प्रचार कुछ और बढ़ गया है। चैनलों पर एंकर न केवल चीख रहे हैं बल्कि बदजुबानी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए शैतान, दोगला जैसे शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और सही तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग की जगह गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। पुलवामा में 350 किलो विस्फोटक की खबर हो या बालाकोट में 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की बात, किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मोदी भक्त चैनल इस पर सवाल नहीं पूछ रहे। एयर स्ट्राइक की खबर को ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए कहीं पुराने फुटेज चलाए जा रहे हैं तो कहीं फिल्मों के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। और तो और भारतीय पायलट अभिनंदन की पाकिस्तान में गिरफ्तारी और रिहाई को भी पूरे तड़के के साथ दिखाने की तैयारी चैनलों ने की। वाघा बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक ऐसा माहौल बनाया मानो मोदी जी के डर से पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा है। जगह जगह लोगों के उमड़े हुजूम के साथ भारत माता की जय और साथ में मोदी जी की जय के नारे लगवाना यही दिखाता है कि भाजपा ने इस घटना का पूरा सियासी लाभ लेने की तैयारी की है और टीवी चैनल इसमें भाजपा का साथ दे रहे हैं। भारत की तरह पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में भी यही तेवर और उन्माद देखा गया। लेकिन वहां लाहौर में प्रेस क्लब में कुछ पत्रकारों ने रैली निकालकर अभिनंदन की रिहाई की मांग की थी। फातिमा भुट्टो जैसे पत्रकारों ने लेख लिखे और लड़ाई की मुखालफत की। हम पाकिस्तान को हर मामले में अपने से कमतर मानते हैं, लेकिन इस मामले में वहां के पत्रकारों ने कदम पहले उठाया है। क्या भारत में मीडिया इस तरह का कदम नहीं उठा सकता? क्या वो पुलवामा का सियासी लाभ लेने में लगी भाजपा पर सवाल नहीं कर सकता? खैर, अभी आम चुनाव की घोषणा बाकी है, लेकिन अगले 2 महीनों की चुनावी गहमा गहमी में पाकिस्तान, कश्मीर, आतंकवाद और उन सबसे ऊपर अभिनंदन की सकुशल देश वापसी मुख्य सियासी मुद्दा रहने वाला है, जिसकी बदौलत भाजपा फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहेगी। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति में मात खा चुकी मोदी सरकार को राष्ट्रवाद का ब्रह्मास्त्र इस वक्त हाथ लग गया है। खैर, शायर आलम खुर्शीद ने ठीक ही कहा है कि किरदार क्या है मेरा यही सोचता हूं मैं, किरदार क्या है मेरा यही सोचता हूं मैं, मर्जी नहीं है फिर भी मैं शामिल हूं जंग में। एक दूसरे से टूट के मिलते तो हैं मगर, एक दूसरे से टूट के मिलते तो हैं मगर, मसरूफ सारे लोग हैं एक सर्द जंग में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।